हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इसके साथ ही अपना अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आपको रोज़ कंटिन्यूअसली मैं रोज़ बोलती हूँ, आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। और इसके साथ ही आज हम पहले की जैसे हम रोज़ करते हैं रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन जो हमने पहले लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। तो हमने इसके पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल पढ़ा था। मंत्रिमंडल में मैंने क्या बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो कि कोई भी डिसीजन पावर यानी जो कुछ फैसले ले सकते हैं, वही सिर्फ और सिर्फ इसमें रहते हैं। इसमें पहला मैंने बताया कि पीएम रहते हैं, दूसरा कैबिनेट मंत्री। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कैबिनेट मंत्री भी डिसीजन ले सकते हैं। पीएम के बाद कोई हर कैबिनेट के एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, वही उस कैबिनेट से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं। और इनकेस जब ये नहीं रहते हैं तो एक राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन वो जब तक राज्य मंत्री रहते हैं तब तक उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं है। जब वो स्वतंत्र प्रभार हो जाएंगे तब उन्हें मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। इसमें सिर्फ एक तरह से छोटा होता है, इसलिए इसमें उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनके पास डिसीजन पावर होता है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था इसके बाद वो पढ़ा था कि इसकी चर्चा कहाँ है, ये मंत्रिमंडल की आर्टिकल 352 में है। और इसमें मैंने और बताया था कि जो हमारी ये जो और जो बताया था सुपर कैबिनेट, आपको याद होगा। सुपर कैबिनेट में क्या आता है, नीति आयोग जो हमारा है उसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। और इसे जो ये सुपर कैबिनेट का नाम है ये किसने दिया था, के संथानन। याद होगा। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये एक रिवीजन बस है। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में समझाया है मैंने। और इसके बाद क्या आता है कि ये जो हम 74 में ये अभी हमारा चल रहा है, जो किचन कैबिनेट होता है। क्या होता है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में क्या आता है कि जो पीएम और उनके पीएम हुए या उनकी फैमिली या फिर जो भी मंत्री होते हैं वो अपने पावर का यूज़ जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो किचन कैबिनेट के तहत उन्हें कहा जाता है कि वो किचन कैबिनेट का यूज़ किया। उसके बाद जो अतिरिक्त प्रभार, मैंने बताया था कि अतिरिक्त प्रभार जब एक कैबिनेट के पास कोई और कैबिनेट हो, यानी कि एक कैबिनेट मंत्री को दो कैबिनेट संभालने को दिया जाए तो उसे कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार। और ऐसा जब होता है कि वो न संभाल पाए, ऐसा हो अगर वो न संभाल पाए तो उसे किससे दिया जाता है, पीएमओ को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, पीएमओ ऑफिस को दे दिया जाता है। उसमें बहुत ही एजुकेटेड और प्रोफेशनल प्लस उसके साथ ही एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर्स की टीम होती है जो उसे देखती है। और जो हमारे ये जो मंत्री होते हैं उन्हें वो किसके प्रति कोई भी मतलब कि उत्तरदायी होते हैं, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के किसके होते हैं, राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। वो उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ अपने क्या डिसीजन, आपका मंत्रालय कैसा चल रहा है, मतलब वो पर्सनली वो क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामूहिक तौर से कहा जाए तो वो केवल और केवल लोकसभा में ही उत्तरदायी होते हैं। और उसके बाद आते हैं कि मैंने कल बताया था कि आपको कि अगर मतलब कि लोकसभा कब भंग होती है, लोकसभा तो भंग ही नहीं होती है, कब हमारा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद कब भंग होता है। अगर पीएम की दो सिचुएशन में होता है। पहली सिचुएशन क्या है, पहली ये है कि पहली उनकी मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। दूसरा त्याग पत्र दे दें। ये दो ऐसी सिचुएशन है, ऐसा कुछ हुआ तो जो हमारी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है वो भंग होगा, लेकिन उसके साथ ही जो लोकसभा है वो भंग नहीं होगी। लोकसभा भंग नहीं होगी, ये भंग हो जाएगा। ये दो सिचुएशन में क्या भंग होगा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल भंग होगा, लेकिन
जो हमारा लोकसभा है वो भंग नहीं होगा, ये भंग नहीं होगा, लेकिन जो हमारी लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा अगर इन केस जो हमारे पीएम किसी कारणवश उनके पद पे ना हो, जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाए और उन्होंने खुद ही त्याग पत्र दे दिया हो, तो जो ये दो परिषद है और मंडल है वो दोनों भंग हो जाएंगे, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होगी। उसके बाद मैंने बताया था कि जो मतलब कि सरकार कैसे बनाई जाती है। तो सरकार बनाने के लिए जो मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा, मैंने बताया था कि किसी की सीटें पूरी, उसे जैसे 273 सीटें चाहिए और उसके पास नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। और वो जो गठबंधन की सरकार जो मतलब एक और जो पार्टी रहेगी या फिर दो या जितनी भी हैं, उसमें उन्हें कौन सा पोस्ट दिया जाता है, वो डिमांड कौन सा करते हैं, वॉइस पीएम की। क्या करते हैं, वॉइस पीएम की करते हैं। और अब तक कुल 7 बन चुके हैं। कितने बने हैं, 7 बन चुके हैं अभी तक, जिसमें कि लास्ट जो थे अभी तक लाल कृष्ण आडवाणी थे, और फर्स्ट जो थे हमारे वो सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल। अब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि ये गठबंधन की सिचुएशन, कौन कहता है कि हाँ गठबंधन करने की अब सिचुएशन है। तो अगर किसी भी पार्टी का, ये मैंने कल आपको नहीं बताया था, ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगर किसी भी पार्टी का अगर मतलब बहुमत नहीं हो रहा है, उससे क्या कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2-3, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि किसी का 210 आ रहा है, 220 आ रहा है, 230 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है, ऐसी सिचुएशन, तो ये तो किसी की भी सरकार नहीं बन रही। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, उसे लोकसभा का त्रिशंकु कहा जाता है। उसे लोकसभा का त्रिशंकु कहा जाता है। और तब राष्ट्रपति 30 दिन का समय देते हैं। कौन देता है, राष्ट्रपति 30 दिन का समय देते हैं। जो भी मतलब देते हैं कि आप अपनी पार्टी बना, जो भी गठबंधन करके पार्टी बनाना चाहते हैं, 30 दिन के भीतर बनाइए और मुझे बताइए कि हाँ कौन वो पार्टी है, और अपना बहुमत साबित कीजिए। और अपनी जो भी अगर बहुमत साबित कर देगा तो फिर उसकी सरकार बन जाती है और उसी की सरकार फिर चलती है। तो ये तो हुआ हमारे पिछले लेक्चर का रिवीजन। अब हम आगे, आज आर्टिकल यहीं पे 74 ख़त्म हुआ, अब हम 75 पढ़ेंगे। आज का आर्टिकल हमारा 75 में हमारे क्या है कि जो मंत्री बनाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है। तो मंत्री बनाने की जो पावर है हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उनकी वो नियुक्ति कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, और मतलब कि उन्हें मतलब निकाल भी सकते हैं। और लेकिन ये सब वो किसकी सलाह पे करते हैं, तो वो सलाह, उनके सलाहकार कौन होते हैं, सलाहकार कौन होते हैं, वो होते हैं पीएम। यानी वो जो भी जितने भी मंत्री नियुक्त करते हैं, जिनको भी मंत्रालय जो भी दिया जाता है, जो भी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह पे लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पीएम की सलाह पर सारे डिसीजन लेते हैं। वो खुद कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। जो भी उन्हें डिसीजन लेना होता है वो पीएम की सलाह पे ही लेते हैं, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और इन केस कभी ऐसा हो जाए कि मतलब कि जो मतलब कोई ऐसा है कि मतलब जिसे कि जैसे कि किसी को मंत्री बनाया जा रहा है, कोई बहुत ही पीएम को बहुत ही पसंद है, पसंद यानी कि उसे
वो योग्य लग रहे हैं या फिर उनके बहुत ही करीबी हैं, तो उन्हें अगर वो कोई मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ना लोकसभा के सदस्य हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्हें मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें किसी भी, जैसे कि किसी भी सदन से उन्हें अपना जीत के सीट लाना होगा, जैसे कि लोकसभा के से लाएं या फिर राज्यसभा से लाएं। जैसे कि हमारी स्मृति ईरानी जी जो हैं, वो जब उन्हें बनाया गया था शिक्षा मंत्री, तो वो किसी भी सदन से, जैसे अमेठी से उठी थी तो वहाँ से वो हार गई, उसके बावजूद भी उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। फिर बाद में वो बेंगलुरु से जीती थी। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हाँ, अगर आप किसी सदन से नहीं हैं फिर भी आपको कोई मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अपना जो कहीं से भी सीट जीत के आना होगा, जो कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के से। अब ये हमारा 75 आर्टिकल हो गया। 75 में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 75 में यही है कि हाँ, राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। हाँ, वो सारे मंत्रियों की नियुक्ति जो मंत्रियों की होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह पे करते हैं? पीएम की सलाह पे ही सारी नियुक्ति हो गई, या फिर किन्हें कौन सा मंत्रालय देना है, और किसे अगर वो नहीं रखना चाहते तो उन्हें मतलब निकालना है, तो वो भी जो भी मतलब वो करते हैं, वो सब कुछ करते हैं पीएम के सलाह पे, उन्हीं के कहने पे, लेकिन नाम पूरा राष्ट्रपति का रहता है। उनका कोई डिसीजन नहीं रहेगा, बस उनके नाम पे सारे काम किए जाते हैं। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है 76। 76 क्या है? ये है अटॉर्नी जनरल का। किसका है? जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? महान्यायवादी, जो कि हमारे आर्टिकल 76 के तहत जो कि अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो कि सरकार के बहुत बड़े सरकारी सलाहकार होते हैं, इन्हें सरकारी सलाहकार कहते हैं। तो इनके कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं बता दूं, कुछ कंडीशन या फिर कहा जाए कि उनके कुछ नियम है। तो पहला कहा जाता है कि ये विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? विधि अधिकारी। जो अगर विधि अधिकारी कहा जाए, यानी कि ये जो प्रथम कानूनी सलाहकार होते हैं, जो सरकार है उन्हें सलाह देती है कि हाँ, ये मतलब कि एक तरह से कहा जाए, इनसे पूछा जाए कि हाँ, कानूनी तौर पे मैं अगर कोई ये लॉ ला रहा हूँ तो क्या ये कानूनी तौर पे किसी तरह से गलत तो नहीं है। यानी कि जो कानूनी तौर से एक तरह से कहा जाए कि सरकार को हर तरह से सलाह देने की बात होती है, तो वो हमारे अटॉर्नी जनरल देते हैं। तो ये क्या होते हैं? कानूनी इन्हीं से जो भी डिसीजन होते हैं वो मतलब पूछ के लिए जाते हैं, जैसे कि जो कानून से रिलेटेड कहा जाए तो। और दूसरे इनकी योग्यता क्या होती है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? जज के बराबर इनकी यानी कि ये उतने ही मतलब कहा जाए कि उतने ही काबिल होते हैं, उतने ही एजुकेटेड होते हैं, जितना कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो पढ़ा लिखा होता है। जितना उसके पास एक्सपीरियंस होता है उतना ही इनके पास भी होता है। और ये इसके साथ ही ये जो एक कहा जाए कि ये और तीसरा जो है, ये तो हुआ उनकी योग्यता। तीसरा, ये सरकार की वकालत करते हैं। ये सरकार की वकालत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही अपना खुद का कुछ मतलब निजी कहा जाए कि ये हाँ, कोई निजी जैसे कि केस लड़ सकते हैं, तो हाँ, ये लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं।
निजी केस को क्या कहा जाएगा, इनके मतलब हम डॉक्टर या टीचर या फिर जैसे वकालत के प्रोफेशन में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये केस लड़ रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर केस में उन्हें कुछ नया ही सीखने को मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इतना पढ़ लिया तो आपको बस इतना ही, हर केस में कुछ ना कुछ, हरदम बीमारियां नहीं आती तो डॉक्टरों को और पढ़ना होता है, वैसे इनके लिए अलग अलग केस आती है तो इसलिए इन्हें और भी ज़्यादा हमेशा कुछ ना कुछ नया ही पढ़ना पड़ता है कि हाँ ये इस तरह का है, इसमें ऐसा फैसला लेना होगा, इसमें ऐसा फैसला लेना होगा। इसीलिए इनका कहा जाता है कि केस, जितनी केस लड़ते हैं उनके उसके हिसाब से इनका एक्सपीरियंस होता है, और जो लड़ रहे हैं वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ ही जो टीचर्स होते हैं उनके अलग अलग सिलेबस होते हैं, हरदम उन्हें चेंजेस होता रहता है, वो भी पढ़ना होता है। तो ये क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। और ये निजी प्रैक्टिस यानी कोई भी, ये मतलब एक सरकार के तो वकील हैं, लेकिन उसके साथ ही कोई निजी केस, कोई मतलब मैं कहूँ कि मेरा भी केस लड़िए, या फिर आप कहें या कोई भी कहें, देश का कोई भी नागरिक, तो हाँ उनके भी पर्सनल केस भी ये लेंगे, जो कि जिस चीज़ के लिए वो फीस लेंगे। इसीलिए इसकी वजह से इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर आप सरकारी पोस्ट पे कोई हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर कोई भी हो गए, आप एक समय पे 2 पोस्ट पे नहीं हो सकते, पहली बात। और दूसरी, अगर आप सरकारी कुछ मतलब सरकार की कोई सुविधा सरकारी डिपार्टमेंट में है या फिर सरकारी पोस्ट पे हैं, तो उस समय आप अपना पर्सनली कुछ और अलग से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये अपना प्रैक्टिस के लिए निजी पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो पर्सनली कोई केस भी लड़ सकते हैं। सरकार के तो लड़ेंगे, उसके साथ ही अगर कोई और भी कहेगा तो उनका भी लड़ेंगे। तो अगर ये ऐसा करते हैं, इसलिए इन्हें वेतन नहीं दिया जाता। अगर ये छोड़ दें बाहरी केस लेना तो फिर इन्हें वेतन दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है तो जो और भी सरकारी भत्ते हो गए या फिर इन्हें बंगले, सिक्योरिटी, जो भी और जो भी फैसिलिटी हैं वो दी जाती हैं, लेकिन वेतन नहीं दिया जाएगा, बाकी सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद ये जो इनका एक तरह से कहा जाए कि कार्यकाल का कुछ इनका फिक्स नहीं होता है, बाकी सबका फिक्स होता है। ये क्या होते हैं, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि अगर जो भी हम राष्ट्रपति की कहा जाए तो एक तरह से कहा जाए कि पीएम के प्रसाद पर्यंत होते हैं, क्योंकि वो खुद से तो कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। अगर इन्हें नहीं, मतलब मान लीजिए पीएम को अगर ये जो भी अटॉर्नी जनरल हैं वो अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो बिना रीज़न के, ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न देना होगा कि हाँ ये इनमें ये कोई कमी है या फिर इन्होंने ये गलती की इसलिए इन्हें निकाला जा रहा है, नहीं, बिना रीज़न के ये निकाल सकते हैं। इसीलिए ये अपना पर्सनली भी करते हैं, क्योंकि अगर मतलब कि इन्हें रिस्क होता है, इसलिए इनके प्रोफेशन में रिस्क होने की वजह से ये अपना पर्सनली भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे इन्हें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं तो इनका हो ही जाएगा। इसलिए इनका ये नहीं कह सकते कि ये अपना 5 साल या जितना भी इनका टाइम है वो पूरा कर पाएंगे। वो पीएम की इच्छा के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, यानी उनकी जो अगर पीएम सलाह देंगे उन्हें निकालने का तो वो निकाल दे देंगे। और इस समय कौन है एट द प्रेजेंट टाइम अटॉर्नी जनरल जो है हमारे, वो है के वेणुगोपाल जो जी हैं, जो इस समय एट द प्रेजेंट टाइम जो है वो अटॉर्नी जनरल है। और जो पिछले कौन थे हमारे, जो मुकुल रोहतगी, कौन थे, मुकुल रोहतगी जो थे वो पिछले थे, जो कि हमारे पीएम जी को ना पसंद आए, बिना किसी रीजन की वजह से उन्हें निकाल दिया गया जैसे ही इनकी सरकार बनी। और उन्होंने फिर जो हमारे राष्ट्रपति जी है उन्हें के वेणुगोपाल जी को अपॉइंट करने को कहा गया। और ये एक तरह से कहा जाए कि ये इनकी योग्यता के हिसाब से ही ये आते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई अयोग्य इंसान भी अपॉइंट किया जाएगा, नहीं,
ये क्योंकि इनको कहा गया कि इनकी योग्यता कितनी होती है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ये उतनी ही योग्यता रखते हैं जितना एक सुप्रीम कोर्ट का जज रखता है। क्योंकि इनका ये कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पूर्णकालिक कहा जाता है, कालिक नहीं होते हैं, पूर्णकालिक नहीं कहा जाता बल्कि पूर्णकालिक नहीं होते हैं। अब इनका एक तरह से कहा जाए कि ये कहाँ कहाँ, अब मैं बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ केस लड़ सकते हैं, इनके कितनी एक तरह से कहा जाए कि पावर्स होते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे ये केस लड़ सकते हैं। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल जी हैं वो कहाँ कहाँ पे केस लड़ सकते हैं, तो अगर इनकी जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल को इनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी इनकी योग्यता होती है, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर केस है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने किया है तो ये लड़ सकते हैं। ये तीनों ही कोर्ट में लड़ सकते हैं, देश के किसी भी कोर्ट में ये लड़ सकते हैं अगर सरकार के खिलाफ कोई केस हुआ है। और इनके नीचे इनकी हेल्प करने के लिए एक जो होते हैं वो सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कौन होते हैं, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल की जो मतलब कहा जाए कि उनका जो योग्यता होती है, ये योग्यता है, यानी उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस कितना होता है, ये हाई कोर्ट के जज के जितने होते हैं, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नहीं लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। और इनकी सहायता के लिए ये होते हैं, और इनकी सहायता के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये पोस्ट बाय पोस्ट नीचे एक, और इनकी सहायता के लिए क्या होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो कि इनकी सहायता के लिए होते हैं। और इनकी योग्यता होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जितनी, और ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी केस नहीं लड़ सकते हैं, केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही केस लड़ सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस है तो वो ये लड़ें, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनकी पोस्ट के हिसाब से उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए अगर हाई कोर्ट के लेवल पे कोई अगर मतलब केस चल रही है सरकार के खिलाफ तो वो खुद ना आके सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं उन्हें भेजते हैं वहाँ के केस देखने के लिए। और वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई चल रहा है तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो वहाँ के सारे केस देखा करते हैं। अब जो तो ये तो हमारे जो 76 आर्टिकल है उसमें तो ये कहा गया कि एक अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंट्रल लेवल पे उसके ये पावर होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे कहा जाए कि हैंडल करने का काम अटॉर्नी जनरल करते हैं। और जो अगर स्टेट लेवल पे कहा जाए तो वो वहाँ पे कौन होते हैं, जो वहाँ के सीएम होते हैं, वहाँ के लिए कौन होते हैं, तो वो है ये आर्टिकल 165 के तहत जो आते हैं उन्हें कहा जाता है एडवोकेट जनरल। क्या कहा जाता है, ये जो स्टेट लेवल के जितने केस होते हैं वो सारे केस लड़ने का काम जो है वो स्टेट लेवल के जो भी केस होंगे वो सारे केस लड़ने का काम हमारे एडवोकेट जनरल करते हैं। इनके साथ भी आप हमेशा इतना याद रखिए कि अगर सेंट्रल लेवल पे हमारे राष्ट्रपति जी जैसे रहते हैं वैसे ही हमारे स्टेट लेवल पे राज्यपाल होते हैं। जैसे इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, जैसे कि राष्ट्रपति जी को कौन करता है, इन्हें सलाह कौन देता है, हमारे पीएम देते हैं। अगर वो जिससे भी कहेंगे उन्हें मतलब अपॉइंट किया जाएगा। वैसे ही अगर स्टेट लेवल पे कहा जाए तो वहाँ पे जो हमारे राज्यपाल होते हैं उन्हें सलाह देने का काम हमारे सीएम करते हैं। अगर वो जिन्हें कहेंगे उन्हें अपॉइंट करेंगे और जिन्हें कहेंगे उन्हें निकाल देंगे बिना रीज़न का। वैसे ही इनके भी सेम पावर होते हैं। मतलब ये एक स्टेट लेवल पे कहा जाए तो एडवोकेट जनरल होते हैं और सेंट्रल लेवल पे कहा जाए तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। बस इतना ही। आप कोई अगर ऐसा मतलब एक चीज़ अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपको स्टेट लेवल का अपने आप ही समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें वही रहती हैं। बस
जो मतलब कि नाम थोड़ा बहुत चेंज होता है, जो कि 19-20 कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे अटॉर्नी जनरल है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल है, लेकिन पावर वही है, बस वो सेंट्रल लेवल पे हैं, ये स्टेट लेवल पे हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ये तो हुआ उनके मतलब कि 160, ये जो है ये स्टेट लेवल पे मैंने, क्योंकि ये यहीं से मिलता जुलता इनसे था, इसलिए यहीं पे मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको एक लिंक के जैसे याद रह जाए। अगर मैं बाद में 165 आर्टिकल के तहत बताती तो आपको यहाँ का फिर मैं बोलती तो आप जैसे कि लिंक कनेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अभी यहाँ भी बता दे रही हूँ, वहाँ भी बता दूंगी। अभी के लिए ये 165 में आप बस इतना ही देखिए, वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगी। अब जो है कि एक अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो एक तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, ये किसी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है इनकी योग्यता के हिसाब से होती है, लेकिन ये पूछा गया था कि कौन से ऐसे मतलब कि सदस्य हैं जो कि संसद के सदस्य न होते हुए भी उसमें भाग लेंगे, उनकी कार्यवाही में भी भाग लेंगे, लेकिन वोट में ये पार्ट नहीं कर सकते, मतलब वोटिंग में नहीं दे सकते हैं, ये वोट नहीं दे सकते हैं जब वोटिंग होगी तो, लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग लेंगे, उसमें बैठेंगे, दोनों सदन में बैठ सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल जी हैं, उन्हें आर्टिकल 88 के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठने का, बैठक जो होगी, बैठक में इसके साथ ही उसके उसमें भाषण भी दे सकते हैं ये, और उसकी कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट देने में ये भाग नहीं ले सकते। उसकी जो वोट देने का अधिकार है ये इन्हें नहीं है, वोट का अधिकार नहीं है इन्हें, वोट का अधिकार नहीं है, बाकी सब चीज में ये कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये मतलब कि ये कहा जाए कि किसी भी चीज़ पे अगर डिस्कशन चल रहा है तो हाँ ये बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ये तो हुआ कि हाँ ये उनके पावर होते हैं जो कि आर्टिकल 88 के तहत आते हैं। यहाँ पे मैं ये एक लिंक के जैसे बता रही हूँ, और आपको आगे जितने आर्टिकल है जो भी अभी पीछे से मतलब बहुत आगे 88 है, 76 चल रहा था तो 88 बताया, 165 बताया, तो वो सब भी आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ भी मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि एक लिंक बना रहे। अब इसके बाद कहा जाए कि जो एक अटॉर्नी जनरल बनने की जो एक योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए कहा जाए तो योग्यता, आप 10 साल तक वकालत की, ये एक तरह से कहा जाए तो आपको याद मैंने वैसे वहीं पर क्लियर कर दिया, ये कंफ्यूजन जैसा एक हो जाएगा। आपको बस इतना रखना है याद कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके बराबर की योग्यता ये भी रखते हैं। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 76। अब हम आर्टिकल 77 पढ़ेंगे। 77 में कुछ नहीं है, बस यही है कि जो भारत सरकार के जो कार्य होते हैं, भारत सरकार के जो भी कार्य होते हैं उनका संचालन करना, यानी जो भी काम होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पे किए जाते हैं। और वो करता कौन है, हमारे पीएम जी करते हैं। सारे डिसीजन जो है वो पीएम जी करते हैं। जो कहा जाए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, या बस ऐसे ही कहा जाए कि नहीं, अगर मैं बताऊंगी तो आप कहेंगे 77 और 78 छोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। 78 भी ऐसे ही है। 78 जो है वो राष्ट्रपति को है ना, जैसे कि वो रहते तो है नहीं खुद, वो राष्ट्रपति जी जो है वो संसद में नहीं रहते हैं। पीएम बताएंगे, कौन बताएगा, पीएम बताएंगे, यानी संसद में वो खुद नहीं रहेंगे। संसद में क्या चल रहा है, कैसे लोग क्या क्या मतलब कि किस बात पे बहस हो रही है, क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं, कौन सा लॉ बनाने की तैयारी हो रही है, यानी जो भी ये सारी बातें हैं वो खुद तो डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन पीएम जी हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं, और वो राष्ट्रपति जी के नाम पे लेते हैं। इसलिए उन्हें ये सारी बातें बताने का काम जो है वो कि हाँ क्या चल रहा है संसद में, वो सभी बातें बताएंगे हमारे पीएम जी।
पीएमजी यानी प्राइम मिनिस्टर, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं हमेशा पीएमजी कहती हूँ। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको बताना है कि लेक्चर कैसा लगा। अब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 75 हमने पढ़ा, उसमें मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति जो है उनके पास पावर होता है कि वो किसी भी मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं और उन्हें निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो सभी काम किसकी सलाह पे करते हैं? पीएम की सलाह पे करते हैं। यानी वो अगर कहेंगे तो करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। उनके खुद के कोई पावर नहीं होते हैं, वो बस एक रबर स्टैम्प के जैसे होते हैं। और अगर मान लीजिए अगर कोई पीएम मतलब कि किसी को कोई, जैसे कि मैंने बताया कि 30 दिन के भीतर नए पीएम कोई भी पार्टी जो है उसे टाइम दिया जाता है गठबंधन का। अगर वैसे ही अगर कोई मंत्री किसी को बनाना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो लोकसभा राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है तो भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर ही लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी उसे जीत के आना होगा और उसके बाद वो उससे मंत्री, उसका जो पद है वो उससे कंटिन्यूसली मिला रहेगा। उसके बाद 76 मैंने बताया कि अटॉर्नी जनरल, जिन्हें कि हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, उसके साथ ही ये एक विधि अधिकारी होते हैं यानी कानूनी अधिकारी होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो मैं आगे बता दूंगी। जो योग्यता जो इनकी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इसके साथ ये सरकार की वकालत करते हैं, यानी सरकार के लिए जितने भी केस है वो यही लड़ते हैं। और निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। और इसके साथ ही इनका कार्यकाल कहा जाए तो एक वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक, यानी राष्ट्रपति यानी पीएम की जब तक वो इच्छा होगी उन्हें रखने की तब तक रखेंगे, नहीं तो उन्हें बिना रीजन भी निकाल सकते। इसलिए इन्हें पूर्णकालिक नहीं होते, इन्हें पूर्णकालिक नहीं कहा जाता है। और जो हमारे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल है, और जो पिछले थे वो मुकुल रोहतंगी थे। और मैंने इसमें बताया कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं, इसलिए वो तीनों ही कोर्ट में जो केस लड़ सकते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं, इसीलिए वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं। क्योंकि ये इनकी योग्यता कम है तो इसलिए ये नीचे से आप ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर से नीचे आ सकते हैं। वैसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होती है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ नहीं बताई हूँ, वो ये कि जो हमारे ये अटॉर्नी जनरल होते हैं वो कि अगर सरकार के खिलाफ कोई केस है, ये सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लेंगे क्योंकि सरकार के ही वकालत करते हैं। ये पर्सनली केस हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आप मैं अगर किसी मतलब मैं किसी बात के लिए सरकार पे केस करी, तो अगर मैं कहूँ कि अटॉर्नी जनरल जी मेरा ये केस लड़िए जो कि मैं सरकार के ऊपर कर रही हूँ, तो वो नहीं लेंगे इस केस को, क्योंकि वो सरकार के सलाहकार होते हैं और वो सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। इसके बाद मैंने क्या बताया कि जो स्टेट लेवल पे होता है वो आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल होते हैं, वो स्टेट लेवल पे सब कुछ देखते हैं। उनका भी सेम वैसे ही सारे प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट निकालना सब कुछ वैसे ही है, बस वहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पे राज्यपाल करते हैं, वहाँ पीएम करते हैं, यहाँ सीएम करते हैं, बस इतना ही फर्क है। और आर्टिकल 88 के तहत जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक में भाग लेने का पूरा हक है। उसके साथ ही वो भाषण भी दे सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार नहीं है इन्हें, ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया आर्टिकल 77 में जो भारत सरकार के कार्यों का संचालन है वो कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे करते हैं? वो पीएम की सलाह पे करते हैं। और इसके साथ ही 78 में मैंने ये बताया कि राष्ट्रपति जी को जो संसद में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्यवाही चल रही है, वो सारी कार्यवाही की जो जानकारी है वो देने का काम हमारे पीएम जी को है, जिम्मेदारी दी गई है कि हाँ आप उन्हें बताएं कि हाँ ये चल रहा है, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो उस जो संसद की कार्रवाई है उसमें वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये हुआ हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म। अब आपको बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसके साथ ही आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, साथ ही रीज़न देना है। आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, बाय।